स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट एग्जाम्स में। आज हम वर्णमाला पढ़ेंगे। वर्णमाला में पढ़ेंगे हम वर्णों के क्रम के बारे में, और वर्णमाला में आते हैं आपके स्वर और व्यंजन। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, स्वर कितने हैं और व्यंजन कितने हैं, यह हम वर्णमाला चैप्टर में पढ़ेंगे। वर्ण की बात करते हैं। सबसे छोटी सार्थक ध्वनि की इकाई जिसके टुकड़े न हो सकें वर्ण कहलाते हैं। यानी सबसे छोटी सार्थक ध्वनि की इकाई जिसके टुकड़े न हो सकें वह वर्ण कहलाते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, ऋ, ए आदि ऐसे शब्द आते हैं जो जिनके टुकड़े ना हो तो वह वर्ण कहलाते हैं। यानी कि अ का कोई टुकड़ा नहीं हो पा रहा है, अ अपने आप में स्वतंत्र है, तो यह वर्ण कहा जाएगा। ऐसे ही ई, उ यह मतलब अकेला है तो यह वर्ण कहलाएगा। अक्षर जैसे राम, संख्या हो गई इनकी 2, रा प्लस म तो संख्या 2 हो गई। इनके हम वर्ण करेंगे राम के तो र प्लस अ, म प्लस अ, तो यह 4 वर्ण बन गए आपके राम के। बात करते हैं वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला शब्दों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। यानी कि शब्दों के एक व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, ए, और इस तरीके से वर्णों के एक व्यवस्थित क्रम को, एक लगातार क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण की बात करते हैं। वर्ण होते हैं आपके टोटल 52। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि वर्ण कितने होते हैं, तो आप बताओगे कि 52 वर्ण होते हैं। वर्ण में आते हैं आपके स्वर, दूसरी तरफ आते हैं व्यंजन। स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं। पूछा जाएगा स्वर की संख्या कितनी है, तो स्वर होते हैं आपके हिंदी वर्णमाला में 11 और व्यंजन होते हैं 33, और कुल वर्ण कितने होते हैं, तो 52 वर्ण होते हैं। स्वर में कौन कौन से आते हैं, अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ओ। यानी बिना किसी सहायता के बोले जाने वाले स्वर स्वतंत्र होते हैं। यानी कि स्वरों को बोलने में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, यह अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, इसलिए इन्हें स्वर कहा जाता है। स्वर होते हैं आपके 3 प्रकार के, उनकी संख्या है 3। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर, यह 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर में आपके 4 आ जाते हैं, दीर्घ स्वर में 3 और संयुक्त में 4। बात करते हैं व्यंजन की। यानी कि स्वर तो किसी की सहायता नहीं लेते हैं बोलने में, वह स्वतंत्र होते हैं। बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाने वाले व्यंजन कहलाते हैं। यानी कि जो स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क बोलोगे तो आप क में अ का स्वर भी आ रहा होगा, यानी कि यह स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। क तो आपका व्यंजन हो ही गया है इसमें, लेकिन यह व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। इनके प्रकार होते हैं स्पर्श, ऊष्म, अंतस्थ आदि वर्ण आते हैं। स्वर स्वतंत्र होते हैं, व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। स्वर ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त, इनके बारे में देख लेते हैं। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर जिन्हें बोलने में कम समय लगता है, यानी कि ह्रस्व स्वर को बोलने में कम समय लगता है, और अ, ई, उ, ऋ आदि ऐसे वर्ण आते हैं। दीर्घ स्वर की, दीर्घ ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लगता है और यह ह्रस्व स्वर से ही बने होते हैं। जैसे आ,
ई ऊ, यह मतलब थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा है तो आ ई ऊ बड़े वाले आ गए, उनमें कम समय लग रहा था तो छोटे छोटे वाले आ गए, अ ई ऊ री री, इस तरीके से। संयुक्त स्वर की बात करते हैं, दो चीज़ों से मिलकर बना हो, यानी संयुक्त स्वर दो चीज़ों से मिलकर बना हो, जैसे इनकी संख्या होती है 4, जैसे ए अ प्लस ई से मिलकर के बना है। संयुक्त का मतलब होता है दो चीज़ों का मिलकर बनना। ए की बात करते हैं अ प्लस ए, ओ की बात करते हैं अ प्लस उ, और बड़े ओ की बात करते हैं अ प्लस ओ से मिलकर के बनाया गया है। तो यह आपके संयुक्त स्वर हो जाएंगे। बात करते हैं अब व्यंजन की। व्यंजन की संख्या 33 होती है। यह स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन का मतलब होता है कि मुख से स्पर्श करती हुई ध्वनि को हम करते हुए वर्ण को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 होती है और यह व्यंजन क से प वर्ग तक आते हैं, यानी क वर्ग, च वर्ग और ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, यानी यह 5 वर्ग आते हैं इसमें। तो क में 5 वर्ण आते हैं, क ख ग घ ण, और इसी प्रकार च वर्ग में च छ ज झ अ, ट में ट ठ ड ढ ण, त में त थ द ध न, प में प फ ब भ म। इस प्रकार यह 5 वर्ण आते हैं और यह क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग और प वर्ग यह स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क वर्ग का उच्चारण स्थान को हम कंठ कहते हैं। यह हमारे कंठ से बोलने में आता है। आप बोल के देखिएगा, क आपकी यह ध्वनि है जो कंठ से स्पर्श करती हुई बाहर को निकल रही है, तो इसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। बात करते हैं तालु की, तो तालु च वर्ग में आते हैं, तो यह तालु से लग कर के बोली जाती है। च छ ज झ अ, यानी कि यह कंठ से आगे तालु होता है, तो यह तालु से लग कर के बोली जाती है। बात करते हैं ट वर्ग की, तो ट वर्ग मूर्धा से, इनका उच्चारण स्थान है मूर्धा, तो यह मूर्धा से बोली जाती है। ट ठ ड ढ, यानी कि यह मूर्धा से लग करके जीभ एकदम से गिर जाती है, तो यह मूर्धा होता है और ट वर्ग में आती हैं। बात करते हैं त वर्ग की, तो त थ द ध न, यानी कि यह हमारी जीभ है जो दांत से लगती है, तो यह दंत कहलाते हैं। हमारी जीभ दांत से स्पर्श करती है तो यह दंत कहलाते हैं और त वर्ग में आते हैं। बात करते हैं प वर्ग की। प वर्ग में प फ ब भ म, यह इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है, यानी कि हमारे होठों से बोले जाने वाले हैं। यह बिना होठ की सहायता से नहीं बोले जा सकते हैं। यह स्पर्श का मतलब होता है कि जीभ का टकराना, यानी कि जीभ का मुंह में अंदर टकराना, यानी प वर्ग, तो प होठ से बोले जाने वाले वर्ण हैं। प फ ब भ म, यह वर्ण 5 होते हैं, यानी क वर्ग में 5 आएंगे, क ख ग घ ण। इसी प्रकार क से प वर्ग तक आते हैं। कंठ, इनको याद कैसे करोगे आप? कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ। यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपसे पूछ लेगा कि ग किस वर्ग में आता है, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि ग किस वर्ग में आता है, तो आप क्या बताओगे? ग आता है क वर्ग में, और पूछेगा कि उच्चारण स्थान, तो उच्चारण स्थान ग का हो जाता है कंठ। यह आपको पता होना चाहिए। इसी प्रकार पूछेगा कि न
किस वर्ग में आता है और इसका उच्चारण स्थान क्या है। न आता है आपका त वर्ग में, उच्चारण स्थान होता है दंत यानी कि दांत से लगने वाले। बात करते हैं प की, तो इसी प्रकार आपसे पूछेगा कि भ किस वर्ग में आता है, तो प वर्ग में, और उच्चारण स्थान होता है हमारा ओष्ठ। यानी आप मुंह से बोल करके देख लीजिएगा, जहाँ पर जो जिससे भी बोला जाए अक्षर तो आप वही लगाओगे। जैसे बात करते हैं प की, प आपका होठ से बोला जा रहा है। बात करते हैं द की, तो दांत से जीभ हमारी टकरा रही है, तो यह हमारा हो गया दंत। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन की। अंतस्थ व्यंजन में 4 व्यंजन आते हैं, य, र, ल, व, यानी कि अंतस्थ व्यंजन में 4 वर्ण आते हैं, य, र, ल, व। आपसे पूछेगा कि अंतस्थ वर्ण में कौन से वर्ण आते हैं, ऑप्शन में दे देगा कि य, र, ल, व। इसी प्रकार, और या फिर नहीं में भी पूछ लेगा कि आपको दे देगा 3 दे देगा और चौथा अलग से दे देगा, तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा नहीं आता है। संयुक्त की बात करते हैं हम। संयुक्त में आपके आते हैं 4 वर्ण, और संयुक्त का मतलब होता है आपका 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ। संयुक्त यानी कि 2 शब्दों से मिलकर के जुड़ कर के बना हुआ है, वह संयुक्त कहलाता है। यानी कि क्ष की बात करते हैं, क प्लस स से मिलकर के बनाया गया है। आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा कि क्ष किस शब्द से किस वर्ण से मतलब मिलकर के बना हुआ है, तो आप बताओगे क प्लस स से मिलकर के बना हुआ है। बात करते हैं त्र की। त्र त प्लस र से मिलकर के बना हुआ है। इसी प्रकार ज्ञ ज प्लस अय से मिलकर के बना है। बात करते हैं श्र की, तो श्र स प्लस र से मिलकर के बनाया गया है। शाशीटी प्लस र से मिलकर के बनाया गया है। क्ष क प्लस स, त्र त प्लस र से, ज्ञ ज प्लस अय से, और श्र श प्लस र से मिलकर के बनाया गया है। बात करते हैं ऊष्म व्यंजन की। ऊष्म व्यंजन स श श ह। ऊष्म व्यंजन में 4 वर्ण आते हैं, स स श ह, और अंतस्थ में आपके 4 आते हैं, य, र, ल, व। संयुक्त 2 वर्णों से मिलकर के बना हुआ है। अल्प प्राण की बात करते हैं। अल्प प्राण क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं जिनमें कम वायु लगती है, और महाप्राण होते हैं या उनमें ज़्यादा वायु लगती है, बोलने में ज़्यादा वायु लगती है। यानी कि अल्प का मतलब क्या होता है आपको पता है, कम। महा का मतलब होता है ज़्यादा, आप समझ रहे होंगे। महा यानी कि महा का मतलब हो रहा है कि ज़्यादा। और अल्प की बात करते हैं तो थोड़ा यानी कि कम। तो हर एक वर्ण का यानी क से प वर्ग में हर एक वर्ण का 1, 3 और 5 वर्ण व सभी अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण कहलाते हैं। यानी कि हर एक वर्ण का 1, 3, 5 वर्ण व सभी अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण होते हैं। 1, 3, 5 का मतलब हो गया क वर्ग में आने वाले वर्ण में क और ख को छोड़कर ग, ण को छोड़ मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ से देखिए, क ख को छोड़ दिया गया है, ग और घ को छोड़ दिया गया है यहाँ पर, और यह ण आ गया है। ठीक है, तो 1 क हो गया, 3 हमारा ग हो गया, 5 हमारा ड़ हो गया। तो इस प्रकार अल्प प्राण यानी कि कम लगने वाली वायु कम लगेगी इसमें अल्प प्राण में, तो क, ग और अण। महा की बात करते हैं तो ख आ जाएगा और घ आ जाएगा, यानी कि हमें बोलने में ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है, तो इसका मतलब हुआ है महा, यानी कि ज़्यादा वायु लगानी पड़ रही है, तो ख और घ आ जाएगा। और अल्प में जो छोटे छोटे हैं, कम वायु लगने वाले, जो आसानी से बोल जाते हैं, वह अल्प प्राण में आते हैं।
यानी कि अल्प प्राण में आ जाएगा च, जाजलेबी और अय्या, ठीक है। और महाप्राण में छाछत्री और झाझंडा, यह हमारे महाप्राण हैं 2, और यह 3 हमारे अल्प प्राण हैं। यानी कि हर एक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां अल्प प्राण कहलाता है, दूसरा और चौथा महाप्राण कहलाता है। मुख से ज़्यादा हवा निकले या जोर से ज़्यादा या देर तक हवा निकले महाप्राण होते हैं। महाप्राण में आपके ऊष्म व्यंजन भी आ जाते हैं। ऊष्म व्यंजन आपके स, श, ह, स, श, ह, इस प्रकार से यह 4 वर्ण आ जाते हैं आपके महाप्राण में। और अल्प प्राण की बात करते हैं तो मैंने आपको बता दिया गया 1, 3, 5, और इसमें अंतस्थ व्यंजन आते हैं यरलव। महाप्राण में 2 और 4 यानी कि ख और घ आते हैं ऊष्म व्यंजन। बात करते हैं हम अघोष की और सघोष की। अघोष क्या होते हैं और सघोष क्या होते हैं। अघोष में हमारे ऊष्म व्यंजन आते हैं और सघोष में अंतस्थ व्यंजन आते हैं। अघोष में जो आगे के 2 होते हैं, देखो अघोष में क और ख वर्ण आते हैं, क और ख। और सघोष में यानी कि ग, घ और अण, यानी कि पीछे के 3 आते हैं, और अघोष में आगे के 2 आते हैं। आप समझ लीजिएगा, यानी कि वहाँ पे अ लग गया तो आगे के 2 सघोष में बाद के, यानी कि बाद के समझ लेना, यानी अ से याद रख लेना कि अ से आगे के 2 और सघोष से पीछे के 3, यानी कि क, ख, अघोष, ग, घ, ण, सघोष। इसी प्रकार त, थ, अघोष, द, ध, न, सघोष, ठीक है। और अल्प प्राण की बात मैंने बताई थी, बोल करके देख लेना, जिनको बोलने में कम समय लगता है, यानी कि क, ग, ण, ट, ण, 3 परिणाम मतलब बोलते हैं, ठीक है। तो यह लगेंगे। और महाप्राण में आपको बताई दिया कि बोलने में ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है तो वह महाप्राण में आ जाएंगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गई होगी वर्णमाला। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और आप हमें हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।